आज आपको जो पेपर का पढ़ रहे हैं वो आप जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हैं, और जूरिस्प्रूडेंस की 4th यूनिट में जो टॉपिक का नाम दिया गया है वो है नेग्लिजेंस, उपेक्षा। जूरिस्प्रूडेंस में आप 4th यूनिट में टॉपिक में नेग्लिजेंस, और नेग्लिजेंस को हिंदी में उपेक्षा कहते हैं, और उस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं। उपेक्षा का एक जर्नल मीनिंग क्या होता है, पहले मैं आपको वो बताना चाहूँगी कि उपेक्षा से आप क्या समझते हैं। हम किसी काम को करें और उस काम को करते समय हम उतनी सावधानी ना बरतें जितनी हमें उस काम को करते समय सावधानी बरतनी चाहिए थी, तो उस काम को साधारण भाषा में उपेक्षा या नेग्लिजेंस कहते हैं। अब इसी को लीगल सेंस में अगर देखा जाए, विधिक दृष्टि से देखा जाए, तो उपेक्षा को कल्पेबल केयरलेसनेस या गफलत कहा जाता है। अब कल्पेबल केयरलेसनेस या गफलत, हमने क्या किया, असावधानी की, हमने उतनी सुरक्षा नहीं बरती जितनी काम को करते समय बरतनी चाहिए थी, तो कहा जाएगा हमने उस काम को करते समय उपेक्षा बरत दी। एक जूरिस्ट आप नाम सभी जानते हैं, हॉलैंड का। हॉलैंड कहते हैं कि किसी लीगल काम को हम नहीं करते, किसी वैध काम को हम नहीं करते, जिस वैध को काम करना हमारी ड्यूटी थी, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उपेक्षा कहा जाता है। अब वैध काम क्या है, अब लीगल वर्क क्या है। उदाहरण के लिए एक छोटा सा आपको नॉर्मल लाइफ में एक उदाहरण दे दें कि हमारी ड्यूटी है कि जब भी हम 2 व्हीलर चलाएंगे या 4 व्हीलर चलाएंगे तो गाड़ी के सब पेपर होने चाहिए। अगर हम 2 व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट यूज़ करना चाहिए, और प्रेजेंट टाइम की जो सिचुएशन है, अब मास्क जैसे कंपलसरी कर दिया गया है तो मास्क लगाना होगा। अगर हम सभी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो माना जाएगा कि उपेक्षा कर रहे हैं। अब प्रेजेंट टाइम का सिनेरियो जो चल रहा है उसमें उपेक्षा, आप इसको समझिए कि जब 2 व्हीलर में अब आप सिंगल सवारी जानी है। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई व्यक्ति 2 लोगों को लेकर बैठाल रहा है तो उसे परमिशन लेनी पड़ेगी या बताना पड़ेगा क्यों बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि इस समय उपेक्षा मानी जाएगी, क्योंकि माना जाएगा कि एक ही व्यक्ति को 2 व्हीलर पे बैठना है और हमने उपेक्षा या नेग्लिजेंस से काम किया। तो हॉलैंड की डेफिनेशन बिल्कुल सही बैठती है कि किसी लीगल काम को नहीं करते, हम वैध काम को नहीं करते, तो माना जाएगा कि हमने उपेक्षा की है। उसी तरीके से एक केस की अगर आप देखें, ग्रिल वर्सेस जनरल आयरन के केस में कहा गया था, उपेक्षा एक ऐसी सावधानी का अभाव है जो प्रतिवादी का कर्तव्य था कि उसका पालन करता। इसका मतलब डिफेंडेंट को ड्यूटी थी कि वो अपने काम को करता, और डिफेंडेंट ने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की। जब डिफेंडेंट ने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की तो उसने क्या कर दी है, उपेक्षा कर दी है, नेग्लिजेंस कर दिया है। अब जैसे ही उसने सावधानी को छोड़ा और सावधानी का अभाव कर दिया तो माना जाएगा डिफेंडेंट ने क्या कर दिया है, नेग्लिजेंस कर दिया है, और वादी के प्रति उसने क्या किया है, कर्तव्य का भंग कर दिया है। अब सामंड की डेफिनेशन पे आ जाएं। सामंड भी डेफिनेशन देते हैं, उपेक्षा प्रधानता व्यक्ति के आचरण तथा उसके परिणाम के संबंध में अवांछित उदासीनता की मानसिक प्रवृत्ति है। इसका मतलब वो डायरेक्टली कह रहे हैं मेंटल एटीट्यूड, हमारी मानसिक स्थिति क्या है। अब किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या होती है, अब कोई व्यक्ति डिफेंडेंट है, वो क्या करे, उसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब है कि वो अपने कर्तव्य को, अपने काम को पूरी तरीके से नहीं कर रहा है। जब वो मेंटल एटीट्यूड के कारण अपनी मानसिक चीज़ों को छोड़कर वो क्या कर रहा है, उपेक्षा कर रहा है, तो माना जाएगा कि उसने उपेक्षा बरती है। और उसको ये पता था कि जो वो काम नहीं कर रहा है उसका परिणाम क्या हो सकता है, कुछ ऐसा आ सकता है जो दूसरे के प्रति नुकसान या क्षति पहुंचा सकता है। क्योंकि जब व्यक्ति उपेक्षा बरतता है तो उसको अधिकतर पूर्वानुमान रहता है कि हमारे अपने कर्तव्य को ना करने से सामने वाले व्यक्ति का नुकसान हो सकता है। अब इसी को देखें कि उपेक्षा के तत्व क्या होंगे। अगर उपेक्षा से कोई आपको कोई पूछे कि एलिमेंट्स ऑफ नेग्लिजेंस क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि वादी के प्रति प्रतिवादी का कर्तव्य था। पहला, वादी के प्रति प्रतिवादी का कर्तव्य था, और प्रतिवादी ने अपने कर्तव्य को पूरा नहीं किया। जब प्रतिवादी ने अपने कर्तव्य को नहीं पूरा किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि वादी को क्षति पहुंची, वादी को क्षति पहुंची, और उस क्षति का परिणाम क्या हुआ कि वादी को इतनी ज़्यादा क्षति पहुंची है कि वादी ने प्रतिवादी के ऊपर वाद लाया।
जैसे ही वो वाद लाया और ये साबित कर दिया कि प्रतिवादी ने उपेक्षा बरती थी, तो ऐसी स्थिति में प्रतिवादी दायी हो जाएगा। अब प्रतिवादी ये साबित करे कि उसने उपेक्षा नहीं की थी। अगर धीमे धीमे आप टॉपिक की ओर आते रहें और देखें कि उपेक्षा को दो तरीके से बांटा गया है। काइंड्स ऑफ नेग्लिजेंस, यहाँ पर नेग्लिजेंस के काइंड्स बताए गए हैं कि कितने काइंड्स होते हैं। तो दो काइंड्स नेग्लिजेंस के आप देखेंगे, पहला एडवर्ट, दूसरा इनएडवर्ट, अवधानिक उपेक्षा, अनवधानिक उपेक्षा। पहले वाले फर्स्ट नेग्लिजेंस में हमें पूर्वानुमान रहता है, हमें पूर्वानुमान रहता है कि हमें पहले प्रिज्यूम हम कर लेते हैं कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमें पता रहता है कि हाँ क्षति हो सकती है। पहले नेग्लिजेंस में हमें पता रहता है कि क्षति हो सकती है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी की पूरी सावधानी बरतते हैं। इसका आपको सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको बता दें, डॉक्टर का सर्जिकल ऑपरेशन के दौरान। जब एक डॉक्टर सर्जिकल ऑपरेशन करता है तो उसको पता होता है कि वो मरीज की जान बचाने के लिए, पेशेंट की जान को बचाने के लिए वो ऑपरेशन कर रहा है, और उसको पता होता है कि ऑपरेशन करने का परिणाम क्या होगा। लेकिन उसके मन में एक इच्छा रहती है कि मुझे अपने पेशेंट को बचाना है, और वो पूरी तरीके से सावधानी बरतता है और वो जब वो ऑपरेशन करता है तो उसके मन में एक ही इच्छा रहती है कि हम किसी तरीके से इस ऑपरेशन को हमेशा सक्सेसफुल तरीके से करेंगे। यहाँ पर उसको क्षति का अनुमान तो रहता है, लेकिन क्षति को इंजरी करने की उसकी कोई भी विल, कोई भी इच्छा नहीं रहती है। तो पहला नेग्लिजेंस हो गया, और इसको रेकलेसनेस भी कहते हैं, दुस्साहस। इसी का एक एग्जाम्पल और बता दें कि कुछ लोगों को गाड़ी तेज चलाने का बहुत शौक रहता है कि वो भीड़ भरी बाजार में गाड़ी बहुत तेज स्पीड से चलाते हैं, लेकिन उनको अपने ऊपर एक विश्वास रहता है। क्या विश्वास? कि मैं इस भीड़ भरी बाजार में भी गाड़ी बहुत तेज चला सकता हूँ और किसी को क्षति नहीं होगी। पूर्वानुमान तो होता है कि गाड़ी तेज चलाने से किसी को लॉस हो सकता है, लेकिन उसको विश्वास होता है कि मैं अगर गाड़ी तेज भी चलाऊंगा तो भी मैं गाड़ी को कंट्रोल कर सकता हूँ, इसीलिए इसको क्या कहा गया? रेकलेसनेस भी बोला गया। दूसरे नेग्लिजेंस की बात करें, इनएडवर्ट नेग्लिजेंस, अनवधानिक उपेक्षा। और यहाँ पर एक डॉक्टर सर्जिकल ऑपरेशन तो करता है, लेकिन उस ऑपरेशन को करते समय उसे उस चीज़ के बारे में उतना ज्ञान नहीं होता जितना कि ज्ञान ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, हम उस विषय के एक्सपर्ट नहीं हैं और जानबूझकर तब भी हम अपने हाथ में क्या कर रहे हैं? उस ऑपरेशन को ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को नुकसान होगा ही, क्षति होगी ही होगी। और यहाँ पर हमारी विल, हमारी इच्छा इनएडवर्ट नेग्लिजेंस में पहले से ही विद्यमान रहती है। हमें पता रहता है नुकसान हो सकता है, तब भी हम उस कार्य को करते हैं। इसका एक उदाहरण ये भी है कि फॉर एग्जाम्पल के लिए वो एक्सपर्ट नहीं है कि ऑपरेशन कर पाता, आइस का भी सीख रहा है, अभी वो डॉक्टर पूरी तरीके से नहीं बना, अभी वो सीख रहा है, लेकिन सीखने के प्रोसेस के दौरान वो क्या करता है? ऑपरेशन कर देता है। और उसको पता है कि अभी उसको ऑपरेशन करना नहीं आता है, उसको सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तब भी वो ऑपरेशन कर देता है। तो ऐसी स्थिति में इस तरीके का ऑपरेशन या इस तरीके का कार्य क्या माना जाता है? इनएडवर्ट नेग्लिजेंस, अनवधानिक उपेक्षा मानी जाती है। यहाँ पर और इन दोनों में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंतर है, यहाँ पर हमें पूर्वानुमान तो रहता है, हमें प्रिज्यूम तो हम कर लेते हैं, लेकिन हमारी कोई इच्छा नहीं होती है कि हम यहाँ पर किसी को नुकसान पहुँचाएंगे। लेकिन इनएडवर्ट नेग्लिजेंस में हमें पता रहता है कि सामने वाले को लॉस या इंजरी होगी, तब भी हम उस कार्य को करते हैं। इसका मतलब हम यहाँ पर जानबूझ के उस काम को करते हैं और यहाँ पर हमारी कोई भी विल नहीं होती। तो एडवर्ट नेग्लिजेंस, इनएडवर्ट नेग्लिजेंस। अगर आपको अभी याद ना हो तो आप एक छोटी सी डिफरेंस याद रखिए कि एडवर्ट नेग्लिजेंस में विल होती नहीं है, यहाँ पर कोई विल नहीं होती किसी को इंजरी पहुँचाने की।
लेकिन इन एडवर्ट नेग्लिजेंस में हमारी इच्छा प्रेजेंट होती है, हमें पता रहता है कि सामने वाले को नुकसान पहुंच सकता है। अब इसके बाद आपको बताएं कि सामंड क्या कह रहे हैं, और सामंड ने जब कहा देयर इज नो डिग्री ऑफ नेग्लिजेंस, there is no degree of नेग्लिजेंस। सामंड कहते हैं कि उपेक्षा की कोई मात्रा नहीं होती। सामंड क्या कह रहे हैं, उपेक्षा की कोई मात्रा नहीं होती। इसका मतलब सामंड जब कह रहे हैं उपेक्षा की कोई मात्रा नहीं होती, तो क्या उपेक्षा को मापा जा सकता है या उसके बारे में कुछ और कहा जा सकता है? तो आपको बता दें कि जूरिस्ट इस पर सहमत नहीं है। जूरिस्ट क्या बताना चाहते हैं जब सामंड ने कहा कि ग्रॉस नेग्लिजेंस, स्लाइट नेग्लिजेंस। अब ग्रॉस का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा उपेक्षा, और स्लाइट का मतलब होता है कम मात्रा में या बिल्कुल कह दें शून्य मात्रा में उपेक्षा। कुछ जूरिस्टों ने नेग्लिजेंस को बांटा, डिवाइड किया दो भागों में, ग्रॉस नेग्लिजेंस, स्लाइट नेग्लिजेंस। ग्रॉस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उपेक्षा करना, और स्लाइट का मतलब होता है कम मात्रा में उपेक्षा करना। तो वो कहते हैं कि उपेक्षा चाहे ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन सामंड इस बात से सहमत नहीं है, और डायरेक्टली उन्होंने कहा देयर इज नो डिग्री ऑफ नेग्लिजेंस, देयर इज ए नो डिग्री ऑफ नेग्लिजेंस। इसका मतलब उपेक्षा की कोई मात्रा नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते उपेक्षा ज़्यादा है या उपेक्षा कम है। नेग्लिजेंस मीन्स नेग्लिजेंस, उपेक्षा मतलब उपेक्षा, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो। अब उपेक्षा कौन कर रहा है यहाँ पर नेग्लिजेंस किसके द्वारा की जाती है? हमेशा डिफेंडेंट के द्वारा नेग्लिजेंस की जाती है, इसीलिए उसको दो भागों में बांटा गया, ग्रॉस और स्लाइट। जबकि सामंड ने इसको बिल्कुल खारिज कर दिया और कहा कि देयर इज नो डिग्री ऑफ नेग्लिजेंस, उपेक्षा की कोई मात्रा नहीं होती। अब इसके बाद नेग्लिजेंस में ही आए तो आपको दो थ्योरीज बतानी है। नेग्लिजेंस की दो थ्योरी होती है, ऑब्जेक्टिव थ्योरी, सब्जेक्टिव थ्योरी। ऑब्जेक्टिव थ्योरी ऑफ नेग्लिजेंस को वस्तुनिष्ठ कहते हैं और सब्जेक्टिव थ्योरी ऑफ नेग्लिजेंस को व्यक्तिनिष्ठ कहते हैं। जो ऑब्जेक्टिव थ्योरी है वो दी है सर पोलक ने, फेडरिक पोलक, इनका नाम आप जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ चुके हैं। और जो सब्जेक्टिव थ्योरी है वो सामंड ने दी है। दोनों थ्योरी में सबसे पहला अंतर क्या है? यहाँ पर जो सब्जेक्टिव थ्योरी है वो बोलती है नेग्लिजेंस इज ए स्टेट ऑफ माइंड, नेग्लिजेंस इज ए स्टेट ऑफ माइंड्स। उपेक्षा क्या है? दिमाग का स्तर है, कि एक व्यक्ति अपने मेंटल लेवल पे आके नेग्लिजेंस करता है और ये मानसिक बताता है कि हमने उपेक्षा की थी। अब जो पोलक की थ्योरी है वो कहता है नेग्लिजेंस इज नॉट ए स्टेट ऑफ माइंड। पोलक क्या कह रहे हैं सुन लीजिए, नेग्लिजेंस इज नॉट ए स्टेट ऑफ माइंड बट इट इज ए लेवल ऑफ कंडक्ट, बट इट इज ए लेवल ऑफ कंडक्ट। ये एक आचरण का स्तर है। अब आचरण क्या है हमारा? पहले हम ये समझे कि ये कह रहा है दिमाग की उपज नहीं है ऑब्जेक्टिव थ्योरी, ये आचरण है। उदाहरण के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल बता दें आपको, हेडलाइट जलाना। जब भी हम गाड़ी यूज़ करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो शाम के समय हमें हेडलाइट जलानी पड़ती है। हेडलाइट क्या, हेडलाइट जो व्यक्ति हेडलाइट नहीं जलाता है वो क्या बताता है कि यहाँ पर वो कंडक्ट ऑफ बिहेवियर बता रहा है कि जब हम
आचरण का स्तर बता रहा है कि जब भी हम गाड़ी चलाएंगे इवनिंग के समय, हमारा एक कंडक्ट है कि हम हमेशा हेडलाइट को यूज़ करेंगे और जितनी सावधानी हो सकती है गाड़ी चलाने में, सारी की सारी सावधानियों को बरतेंगे। अब जो सामंत की थ्योरी है, जो सामंत कहते हैं नेग्लिजेंस पे कि स्टेट ऑफ माइंड, जो दिमाग का स्तर है, तो दिमाग क्या है, मस्तिष्क क्या होता है, तो माइंड से एक ह्यूमन बॉडी का पूरा शरीर, पूरी की पूरी बॉडी गवर्न करती है। हम जैसा भी अपने मन में सोचते हैं वैसा ही करते चलते हैं, क्योंकि जिस काम को हम मन में सोचते हैं जब तक हम उसको नहीं करते, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे माइंड में एक हलचल सी मची रहती है। यहाँ पर जो उपेक्षा होती है वो दूसरे तरीके की उपेक्षा होती है। उस तरीके की उपेक्षा, हम नेग्लिजेंस क्या कर रहे हैं, हमारे माइंड में चल रही है। हम कहते हैं कि एक तरीके से हम प्री प्लान कर लेते हैं, हम प्री प्लान कर लेते हैं कि हम इस तरीके का काम को करेंगे या इस तरीके के कार्य को हमें करना ही है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, दो दोस्त आपस में एक शर्त लगा लें, एक बिट लगा लें, एक शर्त लगा लें। क्या शर्त लगा लें कि आज हम दोनों में से जो भी सबसे पहले एक निश्चित प्लेस पर पहुंचेगा, वो पहला फ्रेंड, दूसरा फ्रेंड उसको क्या करेगा, 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपये देगा। यहाँ पर जब हम सब्जेक्टिव थ्योरी ऑफ नेग्लिजेंस में आते हैं, जो सामंत की है, स्टेट ऑफ माइंड में, हम उस गोल को पाने के लिए, हमारा गोल है यहाँ पर, हम इस गोल को पाने के लिए, दो लोग हैं ए और बी, दो फ्रेंड्स, तेज स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, अपनी अपनी स्पीड से गाड़ी चलाते हैं और यहाँ पर पहुँचने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं देखते कि रास्ते में कितने बैरियर्स आ रहे हैं, कितनी बाधाएं आ रही हैं, कितने लोग हमारी वजह से इंजर्ड हो जाएंगे, क्षति हो जाएगी, हमें उसकी भी परवाह नहीं है। हमें परवाह किस चीज़ की है, हमें परवाह केवल इस चीज़ की है कि हमें अपने गोल पर, अपने लक्ष्य पे पहुंचना है और हमें वो 10,000 रुपये प्राप्त करने हैं, चाहे उसके लिए हमें जितने भी संकट हो रास्ते के उन सबको पार करना पड़े, चाहे ये संकट क्या हो, अवैध रूप से या गलत तरीके से हमारी तरफ से बनाए गए हों। यहाँ हम दिमाग में प्लानिंग करते रहते हैं, हमारे दिमाग में प्लानिंग आती रहती है कि हम इस गोल को कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पर कैसे पहुँचेंगे, और यहाँ तक पहुँचने के लिए हम सारे गलत रास्तों को, अवैध तरीकों को अपना लेते हैं। और जैसे ही हम वहाँ पहुँच जाते हैं, अगर हम जीत जाते हैं, विन हो जाते हैं, जीत जाते हैं, तो हम ये भी भूल जाते हैं कि हमने कोई गलत रास्ता अपनाकर वहाँ तक पहुँचे और वहाँ पर जीत हासिल की। तो ये हमारे दिमाग की एक स्टेज थी, हमारे माइंड की स्टेज थी कि हमको केवल जीतना था, हम केवल जीतना चाहते थे, हम ये नहीं चाहते थे कि हम हारें। और इस जीत को पाने के लिए हमने सारे रास्ते के बैरियर्स को, सारी बाधाओं को किसी तरीके से भी हटाया, जिस तरीके से हम हटा सकते थे। वो तरीके सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो थ्योरीज पढ़ रहे हैं आप, यही थ्योरीज आपको बता रही है ऑब्जेक्टिव थ्योरी और सब्जेक्टिव थ्योरी। इसीलिए ऑब्जेक्टिव थ्योरी में पोलक ने इसे लेवल ऑफ कंडक्ट कहा कि ये माइंड में नहीं होती है, ये हमारे आचरण में होती है, जैसे हेडलाइट का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। लेकिन सब्जेक्टिव थ्योरी में सामंत ने बिल्कुल डायरेक्टली कहा कि ये केवल और केवल पूरी तरीके से माइंड में चलती है और माइंड के अलावा कुछ नहीं है। दोनों थ्योरी के जूरिस्ट अपनी अपनी बातों को रखते हैं, पोलक अपनी बातों को रखते हैं और सामंत अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन दोनों थ्योरी की अलग से कोई वैल्यू नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। दोनों थ्योरी को साथ में लेकर ही एक दूसरे का परिचय पूरा होता है, एक दूसरे का इंट्रोडक्शन पूरा होता है। बिना दोनों थ्योरी के एक थ्योरी क्या होती है, अपने आप में अपूर्ण मानी जाती है। अब नेग्लिजेंस पे जब आप आए तो नेग्लिजेंस में आपने देखा कि सामंत ने जिस तरीके से कहा कि देयर इज़ नो डिग्री ऑफ नेग्लिजेंस, कि नेग्लिजेंस की कोई मात्रा नहीं थी। तो आपको केस का नाम याद दिला दें, डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन। ये आप ऑलरेडी केस पढ़ के आए हैं, डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन, कि एक लेडी जाती है बार में और वो ऑर्डर करती है, एक शॉप पे जाती है, वाइन शॉप होती है, ऑर्डर करती है जिंजर बियर की बोतल। और जब वो बोतल को खोलने लगती है तो देखती है कि बोतल में स्नेल का एक टुकड़ा होता है और वो
तुरंत कंप्लेन करती है शॉपकीपर को कि ये बोतल ठीक नहीं है और बोतल में स्नेल का एक टुकड़ा है। यहाँ पर शॉपकीपर कहता है कि बोतल जो है वो क्या थी, बोतल पूरी तरीके से लॉक थी, सील बंद थी। अब जब बोतल पूरी तरीके से बंद है लेकिन वो ट्रांसपेरेंट है, हम देख सकते हैं उस बोतल को, हम देख सकते हैं पूरी तरीके से उसमें क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो लेकिन उसने कहा कि ये जो बोतल आती है वो मेरे पास शॉपकीपर ने नहीं आती, मैं तो इसे आगे किससे ख़रीदता हूँ, अपने रिटेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, और जहाँ से बनती है मैन्युफैक्चरिंग वहाँ से ली जाती है। इसका मतलब कोई भी चीज़ जब बनती है तो डायरेक्टली हमारे पास नहीं पहुँचती है, सबसे पहले उसको कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसको कोई बनाता है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, फिर उसकी सप्लाई की जाती है, तब वो जनरल दुकानदारों तक पहुँचती है। अब उसने एक ही बात कहा कि यहाँ पर मेरी कोई नेग्लिजेंस नहीं है, लेकिन जब कोर्ट में केस चला तो कोर्ट ने, न्यायालय ने क्या कहा कि यहाँ पर उपेक्षा बरती गई। जब हम बोतल ला भी रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट बोतल है, बोतल को आर पार से देखा जा सकता है, पारदर्शिता रूप से देखा जा सकता है उस बोतल को, तो यहाँ पर उसकी जिम्मेदारी होगी, उसने उपेक्षा बरती है, चाहे उपेक्षा ज़्यादा हो या कम हो। नेग्लिजेंस नेग्लिजेंस मानी जाएगी, ये नहीं कहा जाएगा कि हमने ग्रॉस नेग्लिजेंस की है या स्लाइट नेग्लिजेंस की है। नेग्लिजेंस मीन्स केवल और केवल उपेक्षा। अब उपेक्षा में क्या क्या चीज़ें आपको समझ में आए कि आवश्यक होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं। तो उपेक्षा में सबसे ज़्यादा क्या साबित करना होता है, वादी को साबित करना होता है कि प्रतिवादी ने, डिफेंडेंट ने अपने ड्यूटी को पूरा नहीं किया है, और जैसे ही उसने अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं किया वैसे ही क्या हुआ गया, प्लेंटिफ को, वादी को नुकसान पहुंचा। जैसे ही वादी को नुकसान पहुंचेगा, क्षति पहुंचेगा, वैसे ही वो क्या करेगा, डिफेंडेंट पर क्लेम कर सकता है। अब डिफेंडेंट क्या कहता है, डिफेंडेंट हमेशा यही कहेगा कि उसकी तरफ से कोई उपेक्षा नहीं बरती गई, वो साबित करने का भार वादी पर होगा। वादी साबित करेगा कि डिफेंडेंट ने उपेक्षा की थी और साबित हो जाने पर वादी को क्षतिपूर्ति मिल जाएगी। तो आपने इसमें क्या क्या पढ़ा, नेग्लिजेंस में आपने देखा कि नेग्लिजेंस की डेफिनेशंस पढ़ी, उसके बाद उसके मीनिंग देखा आपने, काइंड्स देखे, थ्योरीज देखी, और पूरी थ्योरीज, पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद एक समराइज में यह आया कि नेग्लिजेंस का मतलब और केवल एक मतलब है कि कोई ऐसा काम करना, कोई ऐसा कृत करना प्रतिवादी के द्वारा जिससे वादी को क्षति पहुंचती हो, वादी को नुकसान पहुंचता हो। तो ये वादी को जैसे ही नुकसान पहुंचेगा वो प्रतिवादी पर दावा करने का अधिकार उसको प्राप्त हो जाएगा। वो प्रतिवादी पर दावा कर सकता है कि वादी क्या कहेगा कि मुझे प्रतिवादी के कार्य से क्षति पहुंची है, नुकसान हुआ है, और वादी ने क्या की थी, उपेक्षा की थी। जैसे ही वादी ने उपेक्षा की, वादी ने क्या किया था, वहाँ पर दो चीज़ों का अभाव था, फिर याद रखिएगा, सतर्कता और सावधानी। क्योंकि जब हम नेग्लिजेंस करते हैं तो हम दोनों चीज़ों को भूल जाते हैं, हम ना काम करते समय उतने अवेयर रहते हैं, सतर्क रहते हैं, और ना ही हम सावधानी से चलते हैं। जब हम दोनों चीज़ों को भूल जाते हैं तब हम क्या कर बैठते हैं, उपेक्षा। और जैसे ही उपेक्षा कर बैठते हैं वैसे ही वादी को अधिकार मिल जाता है कि वो प्रतिवादी के खिलाफ वाद दायर करके उसे क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है।